आज हम विचार प्रस्तुत करेंगे वैज्ञानिक चेतना के वाहक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के ऊपर। पाठ के ऊपर में ज़्यादा डिस्कशन आज नहीं किया जाएगा। आज हम उन बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे जो कि आने वाले परीक्षा में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि रामन ने कब समुद्री यात्रा स्टार्ट की थी। जब रामन समुद्री यात्रा पर थे 1921 में, उस समय समुद्री यात्रा पर जब वो गए, डेक पर खड़े होकर करके उनके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वो था कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। और वहीं से उत्पत्ति हुई उनके विचारों से कि उन्हें उनके अंदर में जो एक भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा जो वैज्ञानिक बनने की जिज्ञासा छिपी हुई थी। उनका जन्म हुआ 7 नवंबर 1888 में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। पिता जो थे वो भौतिकी और गणित के एक शिक्षक थे। कहते हैं कि नींव कहाँ से पड़ती है? घर से। अगर घर में कोई पढ़ाने वाला अपने ही पिता हो, माता हो या घर के कोई सदस्य हो तो बच्चे के अंदर में पढ़ने की जिज्ञासा अपने आप उत्पन्न होती है। तो यहाँ से शुरुआत हुई। उनका नींव जो पड़ा था वो घर से पड़ा, उनके पिता से। पिता भौतिकी और गणित के शिक्षक थे। उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा अपने बेटे रामन को दी। रामन के दिनों दिन जो भौतिकी के प्रति जो जिज्ञासा थी वो बढ़ती गई और वही उनके वैज्ञानिक बनने का कारण भी बना। उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई की ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिलचस्पी शोध कार्य में थी और यही थी उनका शोध कार्य करने का वजह, क्योंकि वे राष्ट्र को कुछ एक ऐसा देना चाहते थे जिससे ये देश उन पर गर्व करे। लोग जाने कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए जो मन में जो विचार उत्पन्न होते वो कहाँ से शुरू होते हैं? शोध कार्य में। शोध कार्य के बिना उनका ये चीज़ संभव नहीं था। हर बच्चे की तरह उस समय सरकारी नौकरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती थी अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। रामन ने भी अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई के बाद कलकत्ता में सरकारी नौकरी की और इस सरकारी नौकरी के द्वारा उन्हें एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक सुखपूर्वक जीवन मिला। हमें सरकारी नौकरी की। अब सरकारी नौकरी के बाद उनका जीवन का रंग ही बदल गया। एक अच्छी ज़िंदगी मिली, पैसे अच्छे मिले, सुख सुविधा से पूर्ण जिंदगी मिली, परंतु रामन का मन बेचैन था। किस चीज़ में? शोध कार्य में। उस समय कलकत्ता में सरकारी नौकरी जब उन्हें मिली थी तब वहाँ बहु बाजार में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की एक प्रयोगशाला थी। अब इनका मन बार बार उस प्रयोगशाला की ओर गया। रामन गए प्रयोगशाला में और वहाँ जाकर के उन्होंने शोध कार्य में अपनी दिलचस्पी दिखाई। उस समय वह एक लौता शोध कार्य वाला प्रयोगशाला था जिसे डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, किसने की थी? इसकी स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। रामन रोज जाते प्रयोगशाला में। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसी उनके पास में सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी इस प्रयोगशाला में कि वो अच्छी तरह से शोध कार्य कर सके। फिर भी उन्होंने जितने उनके पास उस समय उपलब्ध थी प्रयोगशाला में सामान, उसी से ही उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में बैठ करके शोध कार्य प्रारंभ की और इस प्रयोगशाला से ही उनकी जीवन की एक नई शुरुआत हुई। अब इस जीवन की शुरुआत होने से पहले अब हम चलते हैं, कुछ प्रश्न हैं जिस पर हम प्रकाश डालेंगे जो कि आगे आपकी परीक्षा में काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? अभी हम बताएं, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। उनके अंदर में एक वैज्ञानिक प्रतिभा छिपी हुई थी। एक सुयोग्य शोधकर्ता थे जो कि वो बहु बाजार में जाकर के शोध कार्य का प्रारंभ उन्होंने अपने किया था जीवन में। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखने के लिए, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे, तो इसमें दो चीजें हम लिख सकते हैं। एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे और दूसरा सुयोग्य शोधकर्ता थे। सुयोग्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध ना होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी दिलचस्पी इतना शोध कार्य में लगाया कि बाद में वो वैज्ञानिक बन के वहां से निकले।
अब दूसरा प्रश्न उठता है, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई? और यही इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है कि रामन के मन में कौन सी जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। तो सबसे पहले तो उसका इसमें भी दो उत्तर है। पहला, समुद्र का पानी रंगीन क्यों होता है? उन्होंने अपने मन में एक प्रश्न उठाया कि समुद्र का पानी रंगीन क्यों होता है और रंगीन में उस पानी का रंग नीला क्यों होता है। तो समुद्र के पानी के रंग के बारे में जानने की सबसे पहली जिज्ञासा उनकी थी। तो रामन के मन में कौन सी दो जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई? पहला, पानी रंगीन क्यों है, दूसरा, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है। तो ये प्रश्न जब आता है तब बच्चों में ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, मालूम है। तो मैं चाहती हूं कि प्रश्न जो भी आए उत्तर एकदम सटीक हो, उत्तर लिखते समय में किसी प्रकार की कोई संकोच ना हो मन में। तो रामन के मन में दो जिज्ञासा कौन कौन सी थी कि समुद्र का पानी का रंग नीला क्यों है और रंगीन क्यों है। पहले क्वेश्चन में था कि वो भावुक एक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे और सुयोग्य शोधकर्ता थे। उसके बाद रामन के पिता ने उनमें कौन सी नींव डाली थी? अभी मैं इसके पहले डिस्कस कर चुकी हूं कि कौन सी नींव डाली थी, भौतिकी और गणित की। इन दो चीजों की नींव सबसे पहले उनके पिता ने ही डाली। अब उनके पिता ने जो नींव डाली वही उनके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा शक्ति बनी। इसके अलावा जब रामन कलकत्ता के बहु बाजार वाले प्रयोगशाला में जाते थे उस समय उन्होंने ये तो बताया है कि अपने शोध कार्य के द्वारा कि पानी का रंग नीला क्यों है। इसके अलावा भी उन्होंने और एक चीज पर शोध कार्य किया था, वो था वाद्य यंत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, इसीलिए इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर के आप लोगों ने करिएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, लोगों का मानना था कि हमारे भारत की जो वाद्य यंत्र है उस विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है, परंतु रामन ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया और उन्होंने अपने शोध कार्य के द्वारा यह साबित कर दिया कि भारत में जो वाद्य यंत्र है भारत के, वो विदेशी वाद्य यंत्रों से कहीं ज़्यादा अच्छा है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने इसी शोध कार्य के द्वारा जिस प्रयोगशाला में वो जाते थे वहीं से ही उन्होंने इस बात की जानकारी पुष्टि की थी। और दूसरी बात, रामन को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। ये भी प्रश्न आता है कि रामन को भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव था, इस बात का पता हमें किससे चलता है? तो भारतीय संस्कृति की सबसे पहली जो पहचान होती है वो होती है उसकी पहनावा। भारतीय संस्कृति की सबसे पहली पहचान होती है पहनावा। तो आपको ये जानना है कि उनकी पहनावा, आप देखे होंगे कि जो सीवी रमन जो थे वो क्या पहनते थे, आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। ऐसे भी हम बार बार उनके फोटो को देखे हैं और पता चलता है कि उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को सुरक्षित रखा। भारतीय पहनावों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सर पर पगड़ी रहता था और वो कुर्ता पहनते थे। तो इससे पता चलता है कि दक्षिणी भारतीय पहनावे को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे, वहां के रहने वाले थे। इसीलिए तो अगर प्रश्न में आता है कि रामन को भारतीय संस्कृति से लगाव था, इस बात की पता किससे चलती है? ये तो पुष्टि करना पड़ेगा ना। और हम सिर्फ ये तो नहीं लिख सकते हैं कि वो भारतीय पहनावे जो थे वही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। नहीं, इसके अलावा भी और है, दक्षिणी भारतीय पहनावे को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि दक्षिणी भारतीय पहनावा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। दक्षिणी भारतीय पहनावा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अब दूसरे नंबर पर आता है कि खान पान। अब खान पान भी उनका जो था वो बिल्कुल शाकाहारी था, वो कभी भी मांस और मदिरा को हाथ नहीं लगाते थे। तो दूसरे में आएगा कि हमेशा उन्होंने शाकाहारी खाने को ही प्रधानता दी। उनका खाद्य था शाकाहारी। तो पहला पॉइंट में क्या हुआ, भारतीय पहनावा था, दक्षिणी भारतीय पहनावा वो हमेशा पहना करते थे। और दूसरा उनका हो गया कि वो शाकाहारी खाना ही खाया करते थे, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी थे। उसके बाद अगर फिर हम देखें तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, उन्होंने कभी मदिरा पान नहीं किया।
मदिरा को कभी हाथ ही नहीं लगाया उन्होंने अपने जीवन में, यहाँ तक कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था, उस समय भी जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अल्कोहल पीने से इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम अपने भारतीय संस्कृति की पहचान को अमिट करें। वो हमेशा यही चाहे कि भारतीय संस्कृति की पहचान ही उनकी सबसे बड़ी देन है। तो सबसे पहला आपका हो गया दक्षिणी भारतीय पहनावा हमेशा उन्होंने धारण किया, दूसरा हम शुद्ध शाकाहारी खाना उन्होंने खाया, और तीसरा मदिरा पान उन्होंने कभी नहीं किया। वो कभी भी मदिरा को हाथ तक नहीं लगाए, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि मदिरा पान से वो हमेशा ही दूर रहे। और रामन की जो थी, जब उन्हें नोबेल पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था, उस समय जब उन्हें ऑफर किया गया कि अल्कोहल पीने के लिए, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इसके अलावा और एक पॉइंट हमारा निकलता है चौथा पॉइंट में कि वाद्य यंत्रों का जब वो शोधन कार्य कर रहे थे, जब वाद्य यंत्र पर शोधन कार्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया था कि भारतीय वाद्य यंत्र वीणा, तानपुरा, मृदंगम, ये 3 वाद्य यंत्रों का नाम आया है हमारे पाठ में। क्या क्या है? वीणा, तानपुरा और मृदंगम। ये जो 3 हमारे वाद्य यंत्र है, भारतीय वाद्य यंत्र, ये किसके मामले में बहुत ही अच्छा है? विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में बहुत ही अच्छा है, किसी से कम नहीं। जबकि लोग इस पर सवाल उठाए थे कि हमारी जो भारतीय जो वाद्य यंत्र है वो घटिया है, पर कभी नहीं माना इन्होंने। सीवी रमन का कहना था कि हमारे जो भी ये वाद्य यंत्र हैं उनके मामले में, जो विदेशी वाद्य यंत्रों के मामले में बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जब उन्होंने ये साबित करना चाहा, उस समय काफ़ी तकलीफ़ें भी आई, परंतु उन्होंने अपना कभी मनोबल को कम होने नहीं दिया। अब चलते हैं कि सरकारी नौकरी रामन ने क्यों छोड़ दी। सरकारी नौकरी रामन ने क्यों छोड़ी? अच्छा, इसके पहले मैंने डिस्कस किया कि आप भारतीय संस्कृति के ऊपर में कि रामन की जो थी, रामन को ने भारतीय संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, उस पर कुछ बिंदु डालना। तो ये आप लोगों शायद समझ में आ गया होगा। इसमें हमने 4 पॉइंट बताया। पहला था कि उन्होंने अपने दक्षिणी पहनावा को कभी नहीं छोड़ा, दूसरा वे शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करते थे, और तीसरा उन्होंने जब नोबेल प्राइज़ लेने के लिए जब विदेश गए, उस समय भी उन्हें जब अल्कोहल देने के लिए वहाँ के लोगों ने ऑफर किया, उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे पता चलता है कि मदिरा पान नहीं करते थे, उन्हें हाथ भी नहीं लगाते थे। और चौथा पॉइंट में मैंने यही बताया कि वाद्य यंत्रों का जब वो शोध कार्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने भारत के 3 वाद्य यंत्र वीणा, तानपुरा और मृदंगम, इन तीनों वाद्य यंत्रों को विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में बहुत ही अच्छा साबित किया। तो ये थे इनकी भारतीय होने की सबसे बड़ी पहचान, भारतीय संस्कृति की पहचान। अब प्रश्न तो बहुत सारे हैं, और प्रश्नों के उत्तर के लिए ही मैं ये आज जो आप लोगों के सामने क्लास रखी हूँ, इसी पर चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि पाठ तो पढ़ाने के बाद प्रश्न उत्तर ही उसका मेन ये रहता है, सोर्स है कि आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो ये अगर आप समझ गए तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की कौन सी भावना थी। रामन जब कलकत्ता में सरकारी नौकरी पर वो तैनात थे, उस समय हालांकि सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी, फिर भी उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ना चाहा। और इस
सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि वो चाहते थे शोध कार्य करना, और शोध कार्य करने के लिए उन्हें उतना वक्त नहीं मिलता था। जो थोड़ा समय मिलता था वो जाकर वहाँ शोध कार्य करते थे। तो वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा समय शोध कार्य करे, इसीलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी। और दूसरा सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे एक और कारण था कि वो राष्ट्र को एक उत्तम ज्ञान देने के लिए आकर्षित होना चाहते थे, कि वो राष्ट्र को कुछ दे, कुछ बने, कुछ दे, राष्ट्र को कुछ ऐसा दे जो कि राष्ट्र के हित में हो। अब रामन प्रभाव की खोज क्या थी और उनके कौन से सवाल थे जो उनके मन में हिलोरे ले रहे थे? क्या चाहते थे वो? हिलोरे लेना मतलब उनके मन में ऐसे घूम रहा था, वो क्या चाहते थे? तो उनके मन में जो जिज्ञासा हिलोरे ले रही थी वह था कि पानी का रंग नीला क्यों है। यही उनके मन में जिज्ञासा थी कि पानी का रंग नीला क्यों है। और दूसरा, एक और वैज्ञानिक का नाम इस पाठ में आया है, आइंस्टाइन का। तो आइंस्टाइन ने इन तरंगों के बारे में, प्रकाश की जो तरंगे जब टकराती है किससे? पानी से या ठोस पदार्थ से, तो क्या होता है? प्रकाश की तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने अपना मत इस पाठ में रखा है, और वो कहते थे कि जो प्रकाश की तरंगे हैं वो सूक्ष्म कणों, फोटोन से मिलकर बनी हैं। तो सूक्ष्म कण जो है फोटोन, उससे मिलकर के बनी है, जो कि बहुत ही तीव्र गति है। उसकी गति मतलब इतनी तीव्र है कि उसका नाम उन्होंने फोटोन रखा। रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बना दिया? ये तो आइंस्टाइन का मत था, लेकिन रामन की ऐसी कौन सी खोज थी जो इस अध्ययन को और ज्यादा सहज बनाया? तो रामन की खोज अणुओं और परमाणुओं के बारे में थी। रामन ने अणुओं और परमाणुओं के बारे में खोजा। रामन अणुओं और परमाणुओं की खोज की और इस अध्ययन को ही सहज बनाया। जो अणुओं और परमाणु, इसकी ही खोज को उन्होंने सहज बनाया। अणुओं और परमाणुओं की खोज को सहज बनाया। कॉलेज जब कॉलेज के दिनों में रामन की जो दिली इच्छा थी, पाठ के अनुसार ये भी प्रश्न आ सकता है कि कॉलेज के समय में रामन की दिली इच्छा क्या थी? उस समय नए नए वैज्ञानिकों की जो नए जो विज्ञान जो प्रयोगशाला में हो रहे थे, उस समय उन्होंने अपना पूरा जीवन शोध कार्य में देने का निश्चय कर लिया। और भारत में शोध कार्य करने की बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं थी। उस समय भारत में गिने चुने कुछ ही प्रयोगशाला थे, उनमें से जो था एक कलकत्ता के बहू बाजार में जो एक प्रयोगशाला थी, उसी में ही जाकर के इन्होंने शोध कार्य किया। तो कॉलेज के दिन से ही रामन की सबसे बड़ी दिली इच्छा यही थी कि वो नए नए वैज्ञानिक के बारे में जाने और उस प्रयोगशाला में जाकर करके वो अपना जीवन बिताए और शोध कार्य करें। परंतु चीज़ें जब उपलब्ध नहीं हो पाती है तो शोध कार्य करने में प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं। परंतु रामन ने कभी उसे अपने आसपास फटकने तक नहीं दिया कि मेरे पास कौन सी सामग्री है, मैं कैसे करूँगा, ये शोध कार्य कैसे होगा। तो ये सब चीज़ नहीं थे। आप भी भले ही कम हो, लेकिन अगर अपनी इच्छा शक्ति को बरकरार रखेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि अपनी इच्छा शक्ति को आप भी ऐसे ही रामन की तरह बना करके रखें। तो ये तो हो गया वाद्य यंत्रों पर, और पानी का रंग जो नीला है उसके ऊपर में अब चर्चा होगी ही। आप लोग को इतना समझा दूं कि रामन से संबंधित जो भी प्रश्न अगर पूछे जाए या आए एग्जाम में, तो आप ऐसा नहीं है कि जो लिखाया गया है प्रश्न आप उस पर फोकस करें। आपको पाठ को समझना है। पाठ अगर समझ में आ जाए तो प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आप अपनी रचना, अपनी शैली में लिख सकते हैं। रामन जब वहाँ प्रयोगशाला में जा करके प्रयोग कर रहे थे, शोध कार्य को कर रहे थे, उस समय आशुतोष मुखर्जी नाम के एक शिक्षक की नज़र उन पर पड़ी। कब? जब ये सरकारी नौकरी पर तैनात थे, कुछ समय जब इनको मिलता था तब ये प्रयोगशाला में जाते थे और जाके वहाँ प्रयोग करते थे। उस समय आशुतोष मुखर्जी ने किसे देखा? रामन को देखा, और उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यह जरूर कुछ करेगा। उस समय विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर का पद खाली था और आशुतोष मुखर्जी चाहते थे एक ऐसे शिक्षक जो कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। और उनकी नज़र पड़ी किस पे? सीवी रमन पर। और उन्होंने ऑफर किया
सीवी रमन को ऑफर किया कि वो इस सरकारी नौकरी को त्याग दे, छोड़ दे और उनके साथ कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय का प्रोफेसर पद खाली है वहां आकर करके बच्चों को पढ़ाए। हालांकि उस समय सरकारी नौकरी बहुत ही जोरों पर थी और उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिली थी। सरकारी नौकरी छोड़ना इतनी आसान बात भी नहीं थी। फिर भी रामन सोचते रहे रात भर और उसके बाद उन्होंने यह डिसीजन लिया, यह तय कर लिया कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना है और उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और छोड़ करके जाके प्रोफेसर के पद पर तैनात हो गए। और उन्होंने किसकी बात मानी? आशुतोष मुखर्जी की बात मान ली, क्योंकि उनका मन पहले से ही बेचैन था कि वो कुछ करें, पढ़ाएं, शिक्षा से जुड़ा रहना चाहते थे, शोध कार्य से जुड़ा रहना चाहते थे। तो अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया या वो क्यों छोड़ दिए सरकारी नौकरी, तो आप लिख सकते हैं सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो थी शोध कार्य। वो चाहते थे कि हर समय अपने जो समय है उसे शोध कार्यों में दे और ये इसकी शुरुआत उन्होंने प्रोफेसर के पद पर आने के बाद ही किया। तो इस तरह उनके जीवन में जो इसे एक कहा जाए कि एक हठ योग भी कह सकते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि रामन जो थे वो अपने आप में एक हठ योग का उदाहरण है। कैसे है हठ योग का उदाहरण? ये भी है। तो हठ योग का उदाहरण कैसे? हठ योग का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है साधना। योग मतलब साधना, हठ मतलब किसी चीज को एकदम हठ कर लेना, जैसे बच्चे हठ करते हैं कुछ करने के लिए। तो वैसे ही इनकी भी हठ थी, एक साधना थी कि उन्हें शोध कार्य करना है, वैज्ञानिक बनना है। और यह कथन की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? अपने कार्यों के बारे में जब उन्होंने बताया था कि जब प्रयोगशाला में जब जा रहे थे उस समय बहुत सारे साधन उपलब्ध ना होने के बावजूद भी उन्होंने प्रयोगशाला में जाकर करके जितने उपकरण थे, कम से कम उपकरण में भी उन्होंने शोध कार्य करना चालू किया। भले ही उन्हें बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़ा, परंतु वो पीछे नहीं हटे। इसीलिए कहा गया है हठ योग, क्योंकि वो चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें शोध कार्य करना ही है। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना है और आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या हुआ और जो प्रश्न है उससे जुड़ी हुई और भी सारी जानकारियाँ दूंगी।